स्टार्ट करते हैं। क्या इतना छोटा स्क्रीन बस उससे भी, अरे भाई उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो जाएगा, बाकी सेम स्क्रीन है। वी हैव टू चेंज अवर पॉइंट ऑफ व्यू वेदर इट इज अ स्मॉल टीवी और टीवी। अपने को इतना दिल बड़ा होना चाहिए, क्या दिख रहा है बड़ा। चलो, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट। कमिंग इन चालू होता है, गोइंग आउट भी चालू होता है, पर ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंसेंट किसकी लेगी, मेजॉरिटी पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स। इट ऑलवेज रिक्वायर ऑल पार्टनर्स। चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। अब न्यू पार्टनर आने वाले हैं, अभी खुशी आने वाली है, अभी माहौल में बहुत सारा मजा आने वाला है, क्योंकि न्यू पार्टनर्स एंटर करने वाला है पार्टनरशिप में। अभी देखो क्या झगड़ा होता है, क्या होता है, कैसे होता है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स मतलब अगर पार्टनरशिप में ऐसा मेंशन किया है कि कोई भी थर्ड पार्टनर इसमें नहीं आ सकता, ऐसे एग्रीमेंट में अगर मेंशन है, क्या मैं थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर सकता हूं इसमें? नहीं। इसी उन्होंने बोला सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। एग्जाम में ऐसे वर्ड डाल के जाना हेवी वाले, थोड़ा दिल भर के आएगा एग्जामिनर का। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, वाह वाह वाह। वी कैन ऐड द पार्टनर, वी कैन लीव द पार्टनर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है ऐसा तो अपन कर सकते हैं, अगर नहीं मेंशन किया तो नहीं करेंगे। वही सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट टू आर डिफरेंट थिंग। एग्रीमेंट पेपर पे होता है, हर कोई एग्रीमेंट हो सकता है, बट हर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्स किया जाता है कोर्ट में, या लीगली उसको एनफोर्स किया जाता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मैंने और तुमने लिख दिया पेपर पे तुम्हारा नाम और मेरा नाम, अपना काम लिख दिया, ऐसे ऐसे करेंगे, बट उसको अपन ने एनफोर्स नहीं किया लीगली, एग्रीमेंट ही रहेगा सर, बिकॉज अपन ने एग्री किया, उसको एनफोर्स नहीं किया। Whenever you enforce the agreement, it becomes a contract under section 2 सबसेक्शन H। दो है तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये अपन पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, जब अपन फर्स्ट से लेके अपना वापस आने वाला है, आपके पास 2 साल है, अपन 2 साल में तो 3 बार पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट, कोई टेंशन नहीं। चलो, एंड टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, no person shall be introduced as a partner into firm without the consent of all existing partner। ये मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बता दिया। सबकी परमिशन चाहिए भाई साहब, ऑल लिखा है, नॉट मेजॉरिटी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, a person who is introduced as a partner into firm does not thereby become liable for any acts of the firm done before become a partner। बराबर ना भाई साहब, इसके पहले क्या हुआ तो मुझे क्या पता, मैंने आज एंटर कर दिया, अब कल इसने कुछ कांड किया था बाकी पार्टनर्स ने, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं? नो। The liability of a new partner ordinarily commences from the date when he is admitted as a partner, unless he agrees to be liable for obligation incurred by the firm prior to the date। ध्यान रखना, पहले इसने एग्री करना चाहिए। भाई पार्टनरशिप में आने वाला है तो उसको बेनिफिट भी मिलने वाला है, बट भाई लायबिलिटी भी मिलने वाली है। एक्सेप्ट है क्या? अगर पार्टनर बोलता है कि एक्सेप्ट है, मुझे दोनों चाहिए, तब उसके पास लायबिलिटी आ जाएगी। बट लायबिलिटी कब से आएगी? जब से वो ज्वाइन करेगा, उस दिन से। भाई साहब मैंने 3 बजे साइन किया एग्रीमेंट, क्या 3 के पहले मैं लायबल हूं? नहीं, 3 के बाद मैं लायबल हूं। तो उसके पहले उसकी कंसेंट लेना जरूरी है कि हाँ मुझे सब कबूल है, मैं लायबिलिटी एंड बेनिफिट दोनों मुझे चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। The new firm, including new partner who join it, may agree to assume liability for the existing debt of the old firm। ये इसके पहले पूरा पॉइंट रहेगा क्या? नहीं ना, हुआ ना? ओके। The new firm, including new partners who join it, may agree to assume liability for the existing debts of the old firm, and creditor may agree to accept the new firm as their debtors and discharge the old partners। मतलब भाई साहब ध्यान देना, बहुत बढ़िया चीज कही है उसने कहा कि पहले 2 पार्टनर थे, कितने थे? 2। अब इसमें इन दोनों की लायबिलिटी थी, एक क्रेडिटर के ऊपर, इनसे पैसा लिया था या कुछ गुड्स दिए थे, वो पैसा इनको देना है, ये बी को देना है, लोन जैसा ना? हाँ लोन जैसा, कोई भी समझो। ये सी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये डी है। अब ये एबीडी बन चुके हैं, इसके पहले एबी थे,
अब ए बी ने इनको कुछ पैसा दिया था सी को, या सी को पैसा लेना ए बी से। अब ठीक है, पैसा लेना कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। अब क्या होता है, डी आता है, ए बी के बीच में कौन आता है, डी आता है। अब इस केस में डी अगर एक्सेप्ट कर लेता है, ये भी उनको बोलते भाई साहब आप तो आने वाले, बट एक चीज दिमाग में डाल लो, अपने को सी को पैसा देना है, आप तैयार हो क्या? बोलेगा रेडी हूं मैं। सी को वाले को बोलेंगे भाई साहब इसके बाद अब सी पैसा, आपको डी पैसा देगा। कौन पैसा देगा? डी पैसा देगा। तो आपको चलेगा क्या? वो बोलेगा भाई साहब चलेगा, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन ये भी है भाई साहब, यहाँ पे अगर ए बी डी 3 पार्टनर है ना, तो यहाँ पे ए और डी डिसाइड करेंगे हम दोनों मिलके देंगे, और यहाँ से बी को डिस्चार्ज कर देंगे। बी तू मत दे पैसा, ए और डी हम दोनों देते। ये दोनों रेडी है, सी को पूछते तुम रेडी हो क्या? सी बोलेगा हाँ। तो डिस्चार्ज किसको मिल जाएगा इस केस में? बी को डिस्चार्ज इस केस में मिल जाएगा। बी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, बट क्रेडिटर ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि पैसा किसका है? सी का पैसा है। तो सी का भी परमिशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब उसके पहले डी का भी परमिशन लगेगा। भाई साहब तुम ये गड्ढे में गिरना चाहते हो, तुम रेडी हो क्या? बोलेगा हाँ। ए बोलता अपन दोनों मिलेंगे जाएंगे, तो बोला ठीक है। बी को मत लो अपने साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी को आप डिस्चार्ज किया इसमें से तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्रेडिटर के भी कंसेंट चाहिए। The creditor consent is necessary in every case to make the transaction operative. इसके पहले आप पढ़े थे कि a firm into a partner into a firm does not thereby become liable to any act of the firm. किधर? सर ऊपर ही पढ़ा था। मतलब इसके बहुत पहले क्या? नहीं अभी एक पॉइंट छोड़ के। सेकंड पॉइंट ये सब्जेक्ट टू प्रोविजन। सर हाँ, सेकंड पॉइंट। A partner into firm does not there become liable for any acts of the firm done before the partnership. आगे अब देखो, मैं 3 तारीख को ज्वाइन होगा, 3 के पहले जो भी एक्ट हुआ आई एम नॉट लाइबल। बट अभी इस केस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो अभी यहाँ पे अपन यहाँ पे वैसे लाइबल नहीं है, डी लाइबल नहीं है कोई भी एक्ट के लिए। इसके पहले हम पूछ रहे डी को कि हमने पहले ऐसा किया है, हमने पहले ऐसा किया है, तो आपको ये देना चाहिए पैसा, आप दे सकते हो क्या? वो बोलेगा मेरे पास पैसा है, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना पैसे बोल रहे हो। अपन उसको अप्लाई नहीं कर रहे कि आप पे करो। इट इज अ ऑप्शन टू डी टू एक्सेप्ट इट, whether to deny it. Once D accepted and creditor accepted, then later he cannot deny it. Stop. तो वैसा बोल, वैसी तो ऑब्लिगेशन नहीं है, पहले ऑब्लिगेशन नहीं है भाई साहब। बट ये कह रहा है कि अगर डी खुद कहता है, अगर उसको पूछ ले भाई तुम ये लायबिलिटी दे सकते हो क्या, वो बोला मैं दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत क्या है फिर, है ना? तो इस केस में फिर क्रेडिटर की कंसेंट भी लेना जरूरी है। 2 गज की दूरी मांस की जरूरी। चलो अब अपन ने तो इंट्रोडक्शन कर दिया, तो इंट्रोडक्शन में याद रखना, जब जब क्वेश्चन इंट्रोडक्शन का आएगा दिमाग में, तो याद रखना मेजॉरिटी नहीं लगेगी, सबकी कंसेंट लगेगी। सेकंड चीज, जब से ज्वाइन करेगा तब से लायबिलिटी आएगी, हाँ या ना? उसके पहले की नहीं। थर्ड, इन केस कुछ लायबिलिटी है, अगर डी एक्सेप्ट करता है एंड क्रेडिटर एक्सेप्ट करता है तो ये चलेगा। ये 3 ही पॉइंट दिमाग में ठुस के भर लो या बाजू में लिख लो जब बात होगी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर्स। पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही लिख लो। चलो यस इंट्रोडक्शन, आंसर राइटिंग नहीं, पॉइंट्स बताओ मैं कैसे लिखूं। इंट्रोडक्शन ऑफ कहीं भी लिख लो, हाथ पे मत लिखो, सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्ट। मेरी मस्ती करने की आदत है, कभी दिल पे मत लगाना, मैं हमेशा मस्ती करने वाला इंसान। मैं तो बोलेगा सर कि हम पूछते तुम आगे की टेढ़ा ही जवाब देते हो, मेरे को मजा लगता है टेढ़ा जवाब देते हो। बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं किसी को हर्ट करना, मैं पहले एडवांस में सॉल्व बता रही हूँ। कल क्योंकि एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, सर आप हाँ सर अभी क्लासेस है, मैंने कहा हाँ जुम्बा की क्लासेस है, अभी क्लासेस चलेगा तो क्लासेस ही होगी ना, अब कौन सी क्लासेस होगी, तो जुम्बा की क्लासेस है। मेरी मम्मी को भी ऐसे होता, मम्मी बोलती अभी मैं खाना खा रहा हूँ, रोटी सामने है, खाना खा रहे नहीं रोटी बना रहा हूँ,
अब बनी ऑलरेडी खाना ही खाऊंगा ना, सामने क्या करूँगा खाना। मेरे को ऐसे नॉर्मल कोई क्वेश्चन पूछे, मतलब ऐसे गुस्से से नहीं आता, सब मजे से कुछ, बाकी कोई अपना ऐसे नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर्स। So cold. अब देखो, हाँ, So cold. सो कोल्ड, यस। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर्स। तो सबसे पहले कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए यहाँ पे भाई साहब, ऑल के नीचे अंडरलाइन करना। लायबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओहो, इधर एक सब ये हेवी वर्ड रहेगा ना, सब्जेक्ट टू, आउच, क्या हुआ, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। Contract. If mentioning subject to contract, sir. सब्जेक्ट टू मतलब ऐसे इफ, सब्जेक्ट टू का नाम ही इफ, सब्जेक्ट टू अगर होता है तो ठीक है। लायबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। थर्ड पॉइंट, Act of previous one. क्या Previous क्या? एग्जिस्टिंग लायबिलिटी में दो चीज आती है भाई साहब, कंसेंट ऑफ, किसका फोन बज रहा है, Office. कंसेंट ऑफ न्यू पार्टनर, हाँ या ना, Yes, sir. एंड कंसेंट ऑफ, Third party. कंसेंट ऑफ थर्ड पार्टी, नहीं है कंसेंट ऑफ क्रेडिट। Credit. फोन पे क्या ध्यान गया मेरा, तो आपने मुझे चुरा लिया है दिल ने मुझे। चलो, अपने बनाए हुए सॉन्ग है, बस इतने में पूरा पैसेज खत्म। ये तीन चीज दिमाग में डाल लो, जब जब बात होगी नए नए इंसान की, खुशियां ही खुशियां आने वाली है। बट सबसे पहले कंसेंट लो सब पार्टनर की, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, लायबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। थर्ड, एग्जिस्टिंग लायबिलिटी में अगर उसको चाहिए एग्जिस्टिंग लायबिलिटी तो भाई तो कुछ खुशी कर ले, कंसेंट खुद की भी दे और क्रेडिटर की भी, दोनों मिलकर गड्ढे में गिर जाओ, खत्म बात। चलो, हैंडराइटिंग अच्छा आया अभी। प्लीज डोंट आस्क एनी सर वो क्या, नहीं सर, अच्छा है, अच्छा है। समझता। नहीं, जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो बच्चे जानबूझ के हे वो सर क्या हो, क्या लिखा है। ऐसा एक दिन नहीं जाता कि मैं कभी हर्ट नहीं होता, आप पूछते नहीं हो ऐसा ही क्या। आ जाएगा नहीं सर। आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट एवरी डे। चलो Next. रिटायरमेंट, अब पूछेंगे, देखो रिटायरमेंट ऑफ, अपने आने की बात की सेक्शन 31 में आओ, 32 में घर चले जाओ, ध्यान रखना। 3-1 आओ, 3-2 चले जाओ, नहीं तो ऐसे रखना 3 एक साथ आओ, नहीं 3 एक साथ आओ, 3-2 छोड़ो, 3-2 को करके जाओ, 3 एक साथ आओ, जैसे भी आप करोगे। देखना 31 आने का है, 32 जाने का है, 31 आएगा, 32 जाएगा। चलो, अब जाने के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो डेथ हो सकती है, अटैक आ सकता है, पार्टनर्स रिटायर हो सकता है, कुछ और पर्सनल रीजंस भी हो सकता है जाने के। चलो देखो, अभी अपन ने तो 31 में खुशियां की बात की, अब बहुत दुख होने वाला है अपने को, क्योंकि पार्टनर्स छोड़ के जाने वाला है अपना इतने दिन से जिसके साथ अपन ने टाइम स्पेंड किया। चलो, एक तो उसकी उम्र हो जाएगी रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। इसकी कंडीशंस बोल रहा है, आने के टाइम में आपने किसकी परमिशन ली थी, तो ज्यादा टाइम भी आपको सबका आशीर्वाद लेके जाना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स। बट अगर पार्टनरशिप में ऐसा लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में कि जाते टाइम आप किसी एक की कंसेंट ले तो चलेगा, क्या मुझे सबकी कंसेंट लेना जरूरी है फिर? नहीं। तो यहाँ पे भी अपना हेवी वर्ड चिपका दो, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स।
where the partnership is at will, मतलब खुद से, इच्छा से, जब तक ये जान तब तक will, पार्टनरशिप एट विल मतलब अपन ने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे भाई साहब, भूल गए क्या? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफिक पीरियड, पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पार्टनरशिप एट विल, जब तक हाँ, पार्टनरशिप ऑफ प्रॉफिट ओनली, प्रॉफिट वो खत्म कर दी अपन ने। तो ये पार्टनरशिप एट विल मतलब जब तक इच्छा है तब तक चलेगा, जिस दिन इच्छा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तब बंद कर देंगे धंधा। तो where the partnership is at will by giving notice in writing to all the partners of this intention to retire। भाई साहब मैं रिटायर होने वाला हूँ, सबको बताना पड़ेगा आपको ऐसा। पब्लिक नोटिस, एक्टिव पार्टनर तो पब्लिक नोटिस भी देनी पड़ेगी आपको। तो फर्स्ट में भी तो ए में भी तो वही था ना, क्या सबको बताना है, सबको वो पार्टनर्स को था, ये पब्लिक को आगे with the consent of all the partners। बट सी में क्या कहता भाई साहब? एट विल। अगर पार्टनरशिप आपकी एट विल की है, एट विल मतलब अब मैं assumption क्या करूंगा, जब तक इच्छा तब तक करेंगे। अब बीच में से कोई बोलेगा मुझे जाना है तो उसको नोटिस देनी पड़ेगी ना, इमीडिएट कंसेंट लेके कंसेंट दे भाई साहब। एट विल की बात की अपन ने स्टार्टिंग में, जब पार्टनरशिप फॉर्म की थी किस बेसिस पे की? एट विल, सबकी इच्छा रहेगी तब अपन वैसे चलेंगे। आप बीच में आओगे और कंसेंट मांगोगे, सीधा कंसेंट मत मांगो, नोटिस दो, पहले इन्फॉर्म करो, है ना? हाँ, एट विल नहीं रहा तो कंसेंट लियो सबकी। ऊपर क्या लिखा है फिर? यहाँ पे मेंशन नहीं किया ना उन्होंने, यहाँ पे मेंशन नहीं किया उन्होंने, है ना? अब सी में मेंशन किया एट विल, तब नोटिस की बात कर रहा है। हाँ, तो बाकी इसमें तो कंसेंट लगेगी, इसमें नोटिस देनी पड़ेगी अगर एट विल की बात है, क्योंकि अपन एट विल मतलब जब चाहे तब करेंगे ऐसा होगा, बीच में से कोई बोगा ऐसा नहीं होगा तो पहले नोटिस देते भाई। चलो, a retiring partner may be discharged from any liability to any third party for acts of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such third party and the partners of the reconstituted firm, and such agreement may be implied by a course of dealing between the third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement। मुझे एक बात बताओ, मेरे को घर जाने से पहले जितनी भी लायबिलिटी वो डिस्चार्ज करनी पड़ेगी? yes। जैसे आप नए, जब खुशियां आती है आप बोलते कि इसके पहले आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो जाते टाइम भी आप उतना पूरा करके जाओ ना वादा। ऐसा कैसे चलेगा आधा, है ना? जब आप बोलते हो कि जब न्यू पार्टनर्स आएगा तो लायबिलिटी उस दिन से आएगी, ये कब इंप्लीमेंट होगा? जब जाने वाला पार्टनर उसकी लायबिलिटी जाते टाइम पूरी क्लियर करके जाएगा, तो न्यू पार्टनर्स को वो लायबिलिटी नहीं आएगी ना पुराने वाली, है ना? अगर ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे सब गंदा कर देता हूँ और मैं ऐसे ही छोड़ के जाना चाहता तो क्या नेक्स्ट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लीन करना? नहीं है भाई साहब। ये कब होगा इंप्लीमेंट? जब ऑलरेडी जो छोड़ने वाला है उसने वैसे करना चाहिए, उसने इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसने डिस्चार्ज करनी चाहिए उसकी लायबिलिटी, तभी तो न्यू पार्टनर की कोई लायबिलिटी आगे ही नहीं होगी, है ना? क्या बोल डाउट नहीं? नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब नॉट एप्लीकेबल, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब नॉट एप्लीकेबल। Notwithstanding the retirement of partner from a firm, he and the partners continue to be liable as a partner to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement until public notice is given of the retirement। Public notice नहीं दी, still he is responsible। क्यों? क्योंकि भाई साहब बाहर वाले थोड़ी तुम्हारे घर पे आएंगे पूछने की वो है कि अभी तक रिटायर हुए कि नहीं हुए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नोटिस उनको देना। अगर आप नोटिस नहीं देते उनको, स्टिल यू आर लायबल इवन आफ्टर द रिटायरमेंट। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब क्या बोला? नॉटविथस्टैंडिंग मतलब इसके साथ नहीं खड़ा है, मतलब नॉट एप्लीकेबल। Provided that retired partner is not liable to any third party who deals with the firm without knowing that he was a partner। मतलब रिटायर पार्टनर इज नॉट लायबल, रिटायर हो चुका है
retired partner is not liable to third party who deals with the firm without knowing that he was a partner. मतलब मेरा रिटायरमेंट हो चुका हूँ, हाँ मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ, स्टिल अगर कोई पार्टनर, स्टिल अगर कोई इंसान डील करता है उसके साथ, क्या वो लायबल है? नहीं है। भाई मैंने घर छोड़ दिया तो किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैंने पार्टनरशिप छोड़ दी तो लायबल। हाँ, नोटिस अगर नहीं दिया रहेगा तो लायबल। हाँ, अगर मैंने नोटिस ही नहीं दी तो मैं लायबल हूँ। नोटिस देने के बाद भी अगर कोई करता तो भाई साहब इतना करने के बाद तो मैं नोटिस क्यों दूं? फिर नोटिस ना देने से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोटिस देने से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ऐसे ही मेरे को मार दो ना, फिर मैं घर ही नहीं जाता, मत छोड़ो मेरे को। सही बात है कि नहीं? तो नोटिस दोगे तो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोटिस दोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीधी बात। बगैर नोटिस देने के बाद आपने स्टिल समझा कि मैं आप घर, अपने ही घर का इंसान है, हमको नहीं कहा कि आप छोड़ के दे हो, स्टिल यू आर लायबल। थर्ड पार्टी मतलब मैंने नोटिस दे दी पार्टनर्स को, मैं छोड़ने वाला हूँ। अब कोई पार्टनर्स को लगता है भाई तो अभी तो हम अपना घर का ही लगेगा, अभी तक तो नोटिस दी तभी भी लगता तो अभी तक छोड़ के नहीं गया है, ऐसे लगता तो अपने में ही तो अभी तक है, तभी तो मेरे साथ डील करता है, तभी भाई मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ उस केस में। तुम ही रिस्पॉन्सिबल, तुम तुम्हारा देख लो, मैंने तो ऑलरेडी नोटिस दे दी, तुम्हारे इमोशन जुड़े हैं। हाँ तो फिर भाई साहब देखो एग्जाम्पल 13, mere retirement of partner who was the tenant of premises in which the partnership business was carried out would not result in assignment of the tenancy right in favor of the remaining partners, even though the retiring partner ceases to have any right or title interest in the business as such. मतलब टेनेंट मतलब भाड़ेकरी, भाड़ेकरी मतलब क्या कहते हैं हिंदी में? भाड़ेकरी कहते हैं, भाड़ेकरी किराएदार है, हाँ किराएदार बोलते, भाड़ेकरी क्या बोलते हिंदी में? इट इज नॉट अ गुड वर्ड, यू टीच मी भाड़ेकरी। आप नहीं बोला तो मुझे कही तो सर उसको भाड़ेकरी, मैं किराएदार बोलता था हमेशा। किधर? हाँ मियाँ बेटा, मियाँ मतलब अभी उसको कैसे बोलते? मियाँ मतलब नहीं गए, मतलब एक्सक्लूसिव मियाँ रिटायरमेंट, मतलब यही रिटायरमेंट का मतलब यार। मियाँ को कैसे बोला? अभी उसमें वर्ड नहीं है मियाँ, मतलब कोई उसके लिए अटैच डॉक्यूमेंट नहीं है, ओनली यही मियाँ रिटायरमेंट, सिर्फ ओनली रिटायरमेंट। मियाँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हु वाज द टेनेंट ऑफ द प्रीमाइसेस। पार्टनर क्या था यहाँ पे? टेनेंट था। इन विच द पार्टनरशिप बिजनेस वाज कैरिड आउट, जहाँ पे पार्टनरशिप चलती थी। would not result in assignment of tenancy right in favor of the remaining partner, would not result in assignment of the tenancy right in the favor of remaining partner, even though the retiring partner is to have any right or title in the business as such. मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पार्टनर्स बोलता है कि मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ, ठीक है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स हु वाज द टेनेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, जहाँ पे बिजनेस चल गया तो वहाँ पे मैं टेनेंट था, किराएदार था। क्या मैं अगर वो छोड़ देता हूँ तो क्या ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या बोलता है? अगर मैंने वो टेनेंट छोड़ दिया, वो प्रीमाइसेस मैंने छोड़ दी, मैं पार्टनर था, क्योंकि पार्टनर भी छोड़ दिया, टेनेंसी भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, मेरा पार्ट खत्म। तो इसका नहीं क्या बोलता है कि क्या नॉट रिजल्ट इन असाइनमेंट ऑफ द टेनेंसी राइट इन द फेवर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इवन दो द रिटायरिंग पार्टनर्स इज टू हैव एनी राइट। क्या ये टेनेंसी उनको ट्रांसफर की जा सकती? क्या बाकी पार्टनर्स को रिमेनिंग बाकी पार्टनर्स को बिजनेस में आपने प्रीमाइस लेते टाइम पार्टनरशिप में ली थी, है ना? अब प्रीमाइस में अगर पार्टनरशिप आ गया, फॉर एग्जाम्पल जिसके आपने तीनों ने मिलकर, चारों ने मिलकर पार्टनरशिप में प्रीमाइसेस ली थी, तो आपने अगर छोड़ दिया तो क्या यह टेनेंसी इनको असाइनमेंट की जाएगी? देखो क्या कहता है, वुड नॉट रिजल्ट इन असाइनमेंट ऑफ द टेनेंसी राइट इन द फेवर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इवन दो द रिटायरिंग पार्टनर्स ceases to have any right, title, interest in the business as firm. मुझे एक बात बताओ सिंपल, 1 2 3 4 टेनेंसी है, टेनेंसी अपन ने प्रीमाइसेस लिए, उसमें से एक छोड़ के गया, अब बचे कितने? 3। क्या अगर आप 3 भी छोड़ के चले जाते हो, 3 लोग भी छोड़ के चले जाते हो, क्या टेनेंसी राइट मेरे एक छोड़ने के बाद टेनेंसी राइट आपके फेवर में ट्रांसफर होगा क्या?
सीधी बात है। मुझे तो प्रीमाइसेस के टाइम अपन ने चारों ने मिलकर प्रीमाइसेस ली थी। अगर कोई एक बंदा छोड़ के जा रहा है तो एग्रीमेंट खत्म होगा ना। जब एग्रीमेंट बनता है कैसे बनता है पता है? वहां पे नाम आते तीनों के, चारों के, और वो ओनर का नाम आता है, उसके साथ एग्रीमेंट किया जाता है। इसमें से अगर एक भी छोड़ के गया ना तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तीनों को जो रिमेनिंग राइट्स वो तीनों को मिल जाएंगे। नहीं भाई साहब, उन्होंने एग्री किस चीज के लिए किया था? तो भाई साहब तुम्हारा एक चला गया, कल जाके अगर कुछ हो जाएगा कांड तो उस चौथे कहीं पे भी रहेगा, पंजाब में चलेगा, आपके साथ रिजर्व हो देगा तो उसको भी भुगतना पड़ेगा आपने जो किया है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने अगर टेनेंसी छोड़ दी तो आपके पूरा राइट टेनेंसी इसको ट्रांसफर हो जाएगी। नहीं भाई साहब, ये एग्रीमेंट खत्म होगा भाई साहब। ये टेनेंसी राइट उनको ट्रांसफर असाइन नहीं होगा क्योंकि ओनर ने एग्रीमेंट में एग्री किया था आप चाहो के साथ। रेंट ले सकते हैं। हाँ? 4 जन में से एक चलेगा तो रेंट उसका अलग नहीं, एग्रीमेंट खत्म होने के बाद तो प्रीमाइसेस कैसे यूज करूंगा मैं? आपको वापस एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा भाई साहब, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा ना। फिर वो अब मुझे एक बात बताओ, इन 4 लोग हैं, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ओनर की इसके साथ बात हुई कि ये बोला मैं आपको जितना भी रेंट होगा मैं आपको हर मंथ ही देते जाऊंगा। ये छोड़ के गया। क्या आपको नहीं लगता इसका राइट आपको पता नहीं क्या करने का, ओनर को भी पता नहीं आपकी बात तीनों के बारे में, तो कैसा आगे चलेगा? क्योंकि उन्होंने एग्री किसके साथ किया था? तुम चारों के साथ किया था, बट ट्रांजैक्शन इसके साथ हो जाता। अब यही छोड़ के गए तो ओनर के साथ आपको वापस तीनों को नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तभी वो एनफोर्स होगा। ऐसे तो कोई छोड़ के चला जाएगा और असाइनमेंट तीनों को हो जाएगा, उसके बाद एक छोड़ के जाएगा, असाइनमेंट दोनों को हो जाएगा, फिर तुम दोनों ने कुछ कांड कर दिया तो इन चारों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपको नया अगर एग्रीमेंट बना है कॉन्ट्रैक्ट तो फिर सिर्फ दोनों अगर ओनर एग्री होता है तो उसको आप पे भरोसा था, आप तो इसलिए हमने इन तीनों को भी इंक्लूड किया उसमें। ओनर बोलते नहीं हमको तीनों पे भरोसा नहीं है तो उसकी चॉइस है। एग्रीमेंट में अगर एग्री हो जाते हैं तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा, सीधी बात है। हाँ या ना? यस सर। आपका 10:30 से 11:30 है ना? ब्रेक है शायद से अभी। कितने से कितने? चलो नेक्स्ट, एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर्स। एक्सपल्जन मतलब 11:30 से 12 ब्रेक है। एक्सपल्जन मतलब क्या होता है? एक्सपेल निकाल देना। अपन ने अभी जितनी भी बात की वो खुद से थी, खुद से ही खुशी से आ जाओ, खुद से ही चले जाओ। अभी तो क्या है कि एटविल थी ना, पहले एटविल थी ना, एटविल थी, खुद से इच्छा की तरह चले जाओ। अब आपकी कांड की वजह से आपको निकाला दिया जाएगा या कुछ भी होगा, आपकी लाइबिलिटी कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होगा, पहले अपन प्यार मोहब्बत से बात कर लें। 31 आओ, 31 जाओ, अब 33 निकल ही जाओ। 31 में आओ, 32 में जाओ और 33 में निकल ही जाओ। निकाले जाओ नहीं, निकल ही जाओ। पूछ के नहीं अपन, निकल जाओगे, इन्फॉर्मेशन नहीं के लिए निकल ही जाओगे। अब तुम आप खत्म ही हो जाओगे, खत्म अब तुम्हारा 31, 32, 33। A partner may not be expelled from a firm by any majority of partners save in the exercise in good faith of power conferred by contract between the party। मतलब a partner may not be expelled, उसको निकाला नहीं जा सकता by any majority, मेजोरिटी से नहीं निकाल सकते अपन। क्यों? save in the exercise in good faith of powers conferred by contract between the partners। मुझे एक बात बताओ, मेजोरिटी के लिए अपन सिर्फ गुड चीजें के लिए यूज कर सकते हो। अगर फर्म का कुछ करना है, कुछ अच्छा काम है, कुछ चीजें अच्छी है फर्म के लिए, तो आप मेजोरिटी से डिसाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता है कि ये क्लासरूम अच्छा नहीं है, अपन उस क्लासरूम में शिफ्ट करते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स ने डिसाइड किया फॉर द गुड ऑफ द फर्म, है ना। तो मेजोरिटी का यूटिलाइज आप इसलिए नहीं कर सकता किसी पार्टनर्स को निकाल दो। तो अगर मेरी अपन तीनों की अच्छी जमती है, इन दोनों की अपने को नहीं लगता, तो इन दोनों को अपन निकाल देंगे ऐसे ही। तो सो इट इज नॉट यूज मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ द मेंबर्स, ये उनका कहना है। एग्जैक्टली द प्रोविजन ऑफ सबकी कंसेंट लेंगे। फिर भाई साहब तो ऐसे मेजोरिटी करके तो ग्रुप बने जाएंगे। फिर एक काम कर, तू 1000 दे, तू 1000 दे, मैं 1000, तुम दोनों 1000, अपन दोनों को निकाल देते, अपना शेयर्स बढ़ जाएगा। तीनों गड़ी है, 2 गड़ी नहीं है, इनको निकाल दो। नेक्स्ट टाइम अपन दोनों का जमा उसको निकाल दो, फिर अपन दोनों में होगा तो चल निकाल।
तो ऐसे करके तो पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो भाई साहब तो इसलिए तो मेजोरिटी को इसलिए नहीं यूज किया जाता कि मेजोरिटी यूज कर सकते हो बट अच्छी चीजों के लिए, मेजोरिटी एक्सप्लोजन के लिए नहीं यूज कर सकते। कंक्लूजन में ये पॉइंट चिपका दूं, you cannot use majority to expulsion of the members from the partnership, but you can use the majority of the partners for the good of the firm. खत्म, चलो नेक्स्ट। सर लिख के दिखा। लिखो, मेरे को लगा Cannot use. रुको, कंक्लूजन आज मेरा हैंडराइटिंग खराब है। मुझे याद मत देगा तो मेरा खराब हो जाएगा। मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूज ओनली गुड ऑफ द फर्म। सर ये तीनों के लिए लायबल है ना? कौन सा? 31, 32, 33। मतलब तीनों के कंक्लूजन में ये डालेगा। Majority of partner can be used only good of the firm and not for expulsion of members। वो एक्स है, तो आपको क्या लगता है? टी टी लिखते हो सर आप। हे टी ऐसा होता है सीधा, तो सीधा ही दिख रहा है। तो एक्स ऐसा होता है। अरे बताओ, हाँ तो आपने कैसे लिखा? तो मेरा आईपैड टेढ़ा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मैं इसको सीधा कर दूँ, नहीं होता, छोड़, समझा? निकल ही अपनी गलती। मेरे को लगता अच्छी एक दिन ऐसे नहीं जाएगा बट गया अच्छी। सर जीवना तो होना था। It always makes me cry whenever I listen to you। सर वो क्या है? सर वो एक्स है, सर वो टी है। आप पूछा वो क्या है, मैंने बताया ना वो। इनडायरेक्टली आपने वही कहा। ऐसा लगा सर आपने वो एक्स लिखा था क्या? तो आप जख्म पे नमक। बताया आप एक्स टी कर रहे चलो सर वो एम में ना वो मेंबर्स का। हो। यस मेरे भाई साहब, एम कैसे होता है? एम ऐसे होता है ना। एम कैसा होता है आपके हिसाब से? अब मैंने कुछ नहीं किया उसमें। ऐसा होता है? वो तो मोटरोला का एम है, इतना नीचे आता है एम। हाँ ऐसे भी आता हाँ। ऐसा भी आता है। अगर मैं इतना नीचे जाऊंगा तो ऊपर कब आऊंगा, फिर वो उतना कितना टाइम लगेगा मेरे को लेने के? तो ऊपर से ही जाते हैं अपन। चलो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स अपन उसी के लिए यूज कर सकते हैं। ऑल दीज कंडीशंस नहीं, हाँ, ऑल दीज कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, द एक्सप्रेशन इज नॉट डीम्ड टू बी इन बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर ऊपर की लाइन नहीं पढ़ना भूल गया अभी बाकी है ना? हाँ अभी समझा। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 ऑफ 32। पहले तो आपको 32 ऊपर देखना पड़ेगा। ये देखो, ये 2, 3, अरे लिखने का याद नहीं करने का, जस्ट बोल रहा। सेक्शन 2, 3, 4 का है। हाँ ना? अरे मेरे भाई साहब 32 देखा ऊपर, हाँ 32। हाँ 2, 3 एंड ये 4 नीचे, कौन सा? ये वाला प्रोवाइडेड दैट। हाँ प्रोवाइडेड दैट। सर मतलब सेक्शन 32 का सेकंड पॉइंट। हाँ वैसे बोलते हो, उसे वैसे पढ़ा जाता है उसको। वो लैंग्वेज की आगे कैसे पढ़ने का? अभी देखो, सब सेक्शन, सेक्शन 32 पता है, उसका सब सेक्शन अंडर जो लिखा है ना 1, 2, 3, 4 वही। सर आप मीट पे ले रहे हो ना? हाँ मिड पे, ये ऐप पे है, सब जगह पे। क्यों? अभी सब जगह पे। Zoom पे? हाँ सर Zoom पे। क्यों? मीट पे नहीं आ रहा। गवर्नमेंट पे नहीं आ रहा तो मैं किस पे आ रहा हूँ? दिमाग में आ रहा हूँ या दिल में आ रहा हूँ? ये देखो, ये देखो, इधर ही है। ये देखो, और ये सर देखो आप ही आते हैं। आगे अलीना है ना वहाँ पे, बट उसको दिखा नहीं कि शायद अलीना को दिख रहा है कि अलीना भी है यहाँ पे। आप बैक हो गए थे ना सर, तो मैं रहना। अलीना आपको सब कुछ दिख रहा है, समझ रहे हो अभी जितना भी मैंने पढ़ा है? देखो सर। हाँ समझ रहे हो Freeze हो उसको? गया वो। हाँ अभी फ्रीज हुआ, साले नजर लग गई। क्या बता, ऐप पे क्यों नहीं करेगा वो? ऐप पे उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको दिख ही नहीं रहा लाइव स्टेशन। कुछ ऐप पे सबको इसका रजिस्ट्रेशन उसने आज किया होगा शायद।
उसने गलत नंबर डाला है इनका। तुम गलतियां करोगे, मिस्टेक तो 48 आवर्स लगते हैं। मैंने पहले ये नंबर डाला था जो मेरे पास होता है, लेकिन यहाँ पे ऑफिस में पापा का रजिस्टर है ना, फिर मैंने पापा के नंबर से किया रजिस्टर। फिर होगा क्या? फिर हो गया। तो उनको भी वैसे गाइड करो थोड़ा। चलो अब मैं अगर देखो कैसा है बात, अगर मैं ऐसे करता हूँ फिर आप तो ऐसे कभी नहीं होगा फिर आपको। और अपना कमर्शियल नॉलेज मैंने होल्ड पे रखा क्योंकि आपको बहुत लोड हो रहा है सीए का, तो अपन क्या करते हैं पहले ये खत्म कर लेते हैं, ये खत्म ही हो जाएगा वैसे ऑलमोस्ट अपन 80-70% अपन खत्म ही हो चुके हैं। 2 ही लेक्चर अभी तो बहुत ही मतलब चिल्लू है, मतलब आप ऐसे समझ जाएंगे तो मेरा फेवरेट है। 2 दिन में गए, हाँ 2 दिन में 2 चैप्टर में जानने लगी मैं गाँव। 20 सितंबर तक आपका हो जाएगा ये, फिर 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर अपना कमर्शियल नॉलेज हो जाएगा। 40 मार्क्स का तो है ऑब्जेक्टिव। 15 दिन ऑफ देंगे। फिर आपको सेल्फ स्टडी तो चाहिए ना, कब तक हम आपको, आप खुद से तो आना चाहिए कुछ। आप तो वैसे ही वो एग्जाम तक आप बोलोगे पढ़ाओ रिवीजन, आपको कितना आता है वहाँ पे डिलीवर करने के लिए, आपसे साइड से भी आना चाहिए ना, हमारे साइड से आएगा, दोनों वर्ड से आएगा। पेपर सॉल्व संडे टू संडे बैठने ही वाले अपन, पहले आप पढ़ना चाहिए ना उसके लिए सेल्फ स्टडी, तो फिर पेपर सॉल्व, फिर अपन अंडरस्टैंड का क्या नहीं आता, तो पेपर सॉल्विंग होगा भाई साहब, टेंशन मत लो। मैं हूँ जब तक छोड़ूंगा नहीं आपको। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, 3, 4 ऑफ सेक्शन 32 shall apply to an expelled partner as if he were a retired partner। मतलब लायबिलिटी की बात कर रहा भाई साहब, ये जिस दिन जाएगा उसी दिन से इसकी लायबिलिटी खत्म होगी। प्रीवियस लायबिलिटी क्लियर कर। हाँ उसने रेफरेंस दिया, इससे अच्छा आप क्या करो, एज पर द सेक्शन 32 सिर्फ इतना ही लिखो, 1 2 3 छोड़ दो, एज पर सेक्शन 32 is applicable to the retiring partner as well, खत्म चीज। बाकी पढ़ने की क्या बोलने की जरूरत क्या है, 32 बोल दिया खत्म। If all these conditions are not present, कौन सी कंडीशन? 2 3 4 सब। Yes, ऊपर वाली कंडीशन अगर प्रेजेंट नहीं है, the expulsion is not deemed to be in bona fide interest of business of the firm। तो भाई साहब इसको बिजनेस के बेनिफिट के लिए नहीं लिया था, इसको डुबाने के लिए लिया था। इसने क्या कहा, इज नॉट डीम्ड टू बी द bona fide interest of the business of the firm। bona fide मतलब एडवांटेजेस के लिए, किसके, फर्म के लिए। है ना, तो इसको द एक्सप्लेजन इसको निकाल देना, इज नॉट डीम्ड टू बी द bona fide interest निकाल देना ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। मेजॉरिटी के ऊपर है डिपेंड, अभी निकाल देना। तो नहीं मुझे एक बात बताओ, फर्म के लिए बेनिफिट नहीं होगा इसको निकालना, लेकिन फर्म के इंटरेस्ट के लिए निकालना पड़ेगा। नहीं भाई साहब क्या कहता है, द एक्सप्लेजन उसको निकाल देना, इज नॉट डीम्ड टू बी, डी मतलब एज्यूम, is not assumed to be in bona fide interest of the business of the firm। अगर 2 3 4 कंडीशन इसको एप्लीकेबल नहीं होती, इट इज नॉट गुड फॉर द फर्म। 2 3 4 में क्या लिखा है, मेजॉरिटी से नहीं निकल सकता। हाँ यार, इस लायबिलिटी इसके बाद उसकी नहीं होगी गाइस, तो इस केस में बिजनेस के लिए अच्छा है कि अगर ये कल जाके बोलेगा मेरी तो लायबिलिटी नहीं है, मैं छोड़ गया फॉर एग्जाम्पल एक्सपेल्शन कर दिया, मेरा निकाल दिया, और कल जाके मैंने जगह मेरा जो टाइम पीरियड था उसमें अगर कुछ कांड हो जाता है तो मेरे पास आएंगे तो मैं बोलूंगा कहाँ लिखा है ऐसा, मैं नहीं हूँ लायबल, मैं कहाँ पे लायबल, कहाँ पे लिखा बताओ। वो तो अगर हाथ ऊपर कर देंगे ना, अगर 2 3 4 कंडीशंस मेंशन नहीं है, 2 3 4 क्या बोलता है, जब तक आप हो तब तक आपकी लायबिलिटी है। अगर ये मेंशन नहीं किया, कल मैं छोड़ के चले गए, कुछ कांड करके चले गए, बाद में लायबिलिटी आती है तो आप मुझे बोलोगे, मैं बोलूंगा नहीं पता मुझे, कहीं लिखा नहीं है। सो इट इज नॉट गुड फॉर द फर्म, it is not, if all conditions are not present then it is not good for the firm। अगर ये कंडीशन मेंशन नहीं होती है तो इट इज नॉट गुड फॉर द फर्म। इसमें कुछ डाउट आप लोगों को? मतलब नोटिस भी देना पड़ेगा और लायबिलिटी भी एक्सेप्ट करना नहीं पड़ेगा। भाई साहब, हाँ वो सब चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए, किधर अरे उसी कैसे चलेगा।
तो आपको ये जो ऊपर मेंशन की कंडीशंस, नोटिस देना, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। ये चीजें नहीं होगी तो इट इज ऑलवेज लॉस टू द फर्म, है ना। Yes, sir. तो ऐसे लिखो, जैसे 2 में क्या लिखा है, नोटिस के 2 में क्या लिखा है, सबसेक्शन 2 सबसेक्शन में लिखा है The provision of subsection. ना 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 ना, 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 Retiring partner. हाँ, वो कुछ रखने की जरूरत नहीं। 2 का आफ्टर रिटायरमेंट की बात कर रहा है, 3 की पब्लिक नोटिस की बात कर रहा है, 4th की वो बोल रहा है कि पार्टनर्स रेजिग्नेशन भी होगा, तभी भी स्टिल आप मुझे कंसिडर करो, देन पार्टनर इज नॉट लायबल। Sir, तो 4 का है, subsection 4 का है. वो ये provide that. provided that. एक line का. Okay. उसको 4 नंबर. चलो लास्ट, द टेस्ट ऑफ गुड फेथ एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 33(1) इंक्लूड्स 3 थिंग। गुड फेथ मतलब आप देखो, गुड फेथ मतलब फर्म का गुड फेथ होना चाहिए, गुड बिलीफ होना चाहिए कि अपन क्यों नहीं करना चाहते उसको। द एक्सप्रेशन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के इंटरेस्ट से उसको निकालना चाहते। द पार्टनर्स टू बी एक्सपेल इज सर्व विद द नोटिस, ये गुड फेथ होना चाहिए, नोटिस के साथ देना चाहिए, बिना नोटिस के आप निकल करके अच्छा नहीं है। इट इज नॉट अ गुड पब्लिकेशन, गुड क्या बोलते हैं, इज्जत को क्या बोलते हैं, इट इज नॉट अ इंडिकेशन, गुडविल, फेम, फेम नहीं, फेम तो फेमस ना, गुडविल, या आपकी गुडविल नहीं, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगा विदाउट नोटिस दोगे तो। ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए भाई साहब सुनने के लिए कि क्या कहना चाहते हो आप, बोलो आपकी गलती क्या है, आप कहना क्या चाहते हो। अगर आप ये 3 चीजें फॉलो करते हो, एक पार्टनरशिप का इंटरेस्ट पहले आना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए अपन काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप का इंटरेस्ट पहले, फिर नोटिस, फिर उसका सुनो, फिर खत्म, निकल जाओगे। 31 आओ, 31 जाओ, 33 निकल ही जाओ, ठीक है। तो ये 3 चीजें ये वहाँ पे सैड फेस बना रखा है किसने, आपने, कहाँ पे, इसमें सेक्शन 34 के आगे। हाँ वो मैंने सिंबल डाला था वहां पे, भिखारी वाला सिंबल था, वो नहीं दिख रहा वहां सैड पे, फेस हो गया, है क्या आपको इसके दिख रहा है। दिख रहा है। 2 डॉट. हाँ तो वो सिंबल डाला था मैंने, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिखने की जरूरत नहीं, आपका ध्यान कहाँ पे भी जा सकता है।